सुन लें भाई, दरअसल आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। बट क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने से पहले मेरा ख्याल है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए। चेट खोले चरजोस। तो भाई ये सेल है, एक कौन सा सेल है? वर्किंग सेल है, फंक्शनल सेल है, एक्टिव सेल है। इसके पास दो डीएनए हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। ऊपर वाले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस कैसे होती है। नीचे वाले हिस्से में मैं समझाऊंगा मियोसिस कैसे होती है, ठीक है ना। मियोसिस में क्या होता है, जो एक सेल होता है उससे दो सेल बनते हैं, फिर उन दो सेल से दो दो और यानी टोटल 4 सेल बनते हैं। क्रोमोसोम का नंबर जो मियोसिस के 4 सेल बनते हैं उनमें ऑफ हो जाता है, और माइटोसिस से जो 2 सेल बनते हैं, 2 ही बनते हैं बस, उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है जितना पेरेंट सेल में। पेरेंट सेल उसको कहते हैं जो डिवाइड होता है, और डॉटर सेल उनको कहते हैं जो नए बनते हैं। तो मियोसिस जो है, हाँ मेरा ट्रीटमेंट आप फ्री में करेंगी, आप फ्री में करेंगे सारे जो भी डॉक्टर हैं, बट मैं ट्रीटमेंट के साथ चाय पीने भी आऊँगा, ठीक है, तो वो भी होगी साथ ट्रीटमेंट के, ठीक है ना। चलें, थैंक यू सो मच। सुने बाबा, बहुत बड़ी मेहरबानी। सुने बाबा, तो जो सेल डिवाइड करता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, जैसे इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर हैं, 23 पेयर हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो मियोसिस में सेल एक दफा डिवाइड करता है, उसे कहते हैं मियोसिस 1, एक सेल से 2 बनते हैं, फिर दोबारा डिवाइड करता है, उसे कहते हैं मियोसिस 2, यानी कंप्लीट मियोसिस में 2 दफा डिवीजन होती है, फिर जाके 4 सेल बनते हैं। तो कैसे ये क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है ये हम पढ़ेंगे। रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि अगर ये 4 सेल बने, ये चारों स्पर्म है, और अगर एक के साथ फर्टिलाइज करें तो एक के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, एक और स्पर्म जब मिलेंगे तो जो जायगोट बनेगा वो 46 क्रोमोसोम का, इससे बच्चा बनेगा, बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। बात समझ आ रही है मेरी? ओके जी, चाय लाजमी है ना ताकत वाली। तो भाई माइटोसिस में क्या होगा, मेजबान टपाल मेजबान, माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल डिवाइड करता है उसे 2 सेल बनते हैं, बट जो डिवाइड करता है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो बनते हैं उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम। चलें भाई, ऑफर बहुत मिल रही है उन सबके लिए, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं पढ़ा दूं आपको, फिर इन ऑफर पे सोचेंगे ये खाने पीने वाली चीजें जो है ना बड़े काम की हैं। तो सुने, अब बड़ी मजेदार चीज, ये सेल है, इसके पास 2 डीएनए हैं। डीएनए कितने हैं टोटल 40 हैं। क्रोमोसोम कितने हैं? वो भी 40 हैं। क्रोमोसोम भी 40 और डीएनए भी 40, यानी हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए है। और अगर मैं कहूं 46 क्रोमोसोम तो है, पेयर कितने हैं? 23। तो ये मैंने कितने पेयर बनाए? एक पेयर बनाया है, ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ऐसे 23 पेयर हैं। तो ये मैंने एक क्रोमोसोम भी नहीं, क्रोमेटिन बनाया है। अगर कोई पूछे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सर खुला हुआ डीएनए अनकॉइल्ड क्रोमेटिन कहते हैं, अगर ये कॉइल हो जाए तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम का पेयर है और ये क्रोमेटिन का पेयर है। इस क्रोमेटिन में आपको 2 डीएनए नजर आएंगे, इसके अंदर एक क्रोमेटिन के अंदर ये एक डीएनए है। अब मैं शुरू कर रहा हूं, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब मैं शुरू कर रहा हूं, गौर से सुनिए। अभी ये 2 क्रोमेटिन है, एक इसमें डीएनए है मां वाला, एक इसमें डीएनए है बाप वाला। एक क्रोमोसोम मां वाला, एक क्रोमोसोम बाप वाला। मां वाले में एक डीएनए, बाप वाले में भी एक डीएनए। जब जायगोट की बात करें तो जायगोट में ऐसा ही एक डीएनए मां से एक बाप से, ऐसे होता है। फिर पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 40 क्रोमोसोम, 23 पेयर और 2 डीएनए होते हैं, एक मां वाला एक बाप वाला। यहां तक क्लियर? ओके। तो भाई अगर ये एक वर्किंग सेल है तो इसके अंदर 2 डीएनए ही रहेंगे,
एक एक डीएनए एक क्रोमोसोम में, यानी पेयर में एक एक डीएनए, दो डीएनए एक कैरेक्टर के लिए। अगर मैं कहूं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन है, तो इसमें एक जीन माँ वाला, एक बाप वाला, एक माँ वाला, एक बाप वाला, एक माँ वाला, एक बाप वाला, तो जीन भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है, डीएनए भी पेयर में है। ये बात क्लियर? ओके। अगली बात सुनिए, अगर सेल एक वर्किंग सेल है, अब इसने डिसाइड कर लिया है मैं डिवाइड करूंगा माइटोटिकली या डिवाइड करूंगा मियोटिकली, यानी मियोसिस करके अब मैं गैमेट बनाऊंगा 4, या माइटोसिस करके मैं एक सेल से 2 बनाऊंगा, या मियोसिस करके 1 से 2, 2 से 4 सेल बनाऊंगा, तो सबसे पहले सेल पता है क्या करेगा? सबसे पहले रेप्लिकेशन करेगा, अपने डीएनए को डबल करेगा। तो यहां पे मैंने एक डीएनए बनाया था, अब देखें ये एक डीएनए और ये उसकी कॉपी, ये माँ वाला क्रोमोसोम का एक डीएनए, ये उसकी कॉपी, ये बाप वाले डीएनए की एक डीएनए और ये उसकी कॉपी। तो क्या मैं कहूं पहले डीएनए एक एक था, अब 2 2 हो गए? क्या मैं कहूं ये डीएनए और ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, और ये डीएनए और ये एक दूसरे की कॉपी हैं? एक ही जैसे 2 डीएनए, एक ही जैसे 2 डीएनए, यानी टोटल जो डीएनए हैं वो हो गए, क्रोमोसोम तो 46 हैं बट डीएनए बन गए 92। और क्या मैं कहूं डीएनए 4C वैल्यू हो गया, 4C वैल्यू होता है डीएनए का, यहां पे 2C वैल्यू है, यानी 2 डीएनए है। ठीक हो गया। और गैमेट में कौन बताएगा 1C है या 2C है? 1C, दूसरे गैमेट में भी 1C और जाइगोट में 2C वैल्यू। ओके, नॉट ओके, वेरी गुड। सुने भाई, अब अगर सेल माइटोसिस करना चाहता है तो ये क्रोमेटिन जो लंबे धागे होते हैं, खुला हुआ डीएनए होता है, ये कंडेंस करके ये एक जो क्रोमेटिन है ये वाला ये ऐसे बन गया। भाई क्रोमोसोम मतलब ज्यादा कॉइलिंग, क्रोमेटिन मतलब खुला हुआ, तो ये क्या मैं कहूं इसके अंदर ये एक डीएनए और ये उसकी कॉपी, ये दूसरा क्रोमेटिन ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, इसमें भी एक डीएनए ये उसकी कॉपी। तो ऐसे 46 क्रोमोसोम ऐसे सेंटर पे आ जाएंगे, जिसको आप कहेंगे, आपको पता है माइटोसिस के अंदर स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और आपको पता है पहले सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डबल होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को, और न्यूक्लियस की डिवीजन को के अंदर स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज वो जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बने, तो पहले क्रोमोसोम बनेंगे या पहले डीएनए की कॉपी होगी? पहले डीएनए की कॉपी होगी, फिर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेंगे, क्योंकि डीएनए की कॉपी बनने के लिए क्रोमेटिन होना चाहिए, खुला हुआ डीएनए होना चाहिए। फिर वो क्रोमेटिन 2 डीएनए बना के 2 डीएनए के बना के क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं कहूं क्रोमोसोम इसलिए बना ताकि मोटा हो, क्लियरली आसानी से डिवाइड किया जा सके उसको। क्रोमेटिन इतने पतले हैं कि डिवाइड करना, उनको गिनना, उनको चुनना बहुत मुश्किल है। वेरी गुड। तो भाई ये अब आखिरी बात, प्रोफेज में क्रोमोसोम बने, मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज होंगे, एनाफेज ऐसा फेज होगा जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर धागे लगाएंगे। कितने क्रोमोसोम है? 46, सब पर धागे लगाएंगे और क्रोमोसोम को खींचेंगे तो पता है क्या होगा? आधा क्रोमोसोम यानी एक जो डीएनए है वो इधर चला जाएगा, ये वाली साइड, और ये वाली जो साइड है वो इधर चली आएगी। तो एक डीएनए उधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर, एक डीएनए उधर, एक इधर, इसका भी एक उधर, एक इधर, तीसरे का भी एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, तो 46 इधर, 46 उधर। क्या मैं कहूं कि ये क्रोमोसोम का नंबर सेम हो गया जितना पहले था? ओके, चलें भाई, ये माइटोसिस हुई। मियोसिस का कॉन्सेप्ट लाजमी है क्रॉसिंग ओवर के लिए। सुने भाई, डीएनए 92 बन जाएंगे बट क्रोमोसोम 46। ये कितने क्रोमोसोम हैं? एक पेयर, यानी 2 क्रोमोसोम है, बट डीएनए हर क्रोमोसोम के बाद 2-2 हैं, तो क्रोमोसोम वही 46 ही कहलाएंगे बट डीएनए उसके अंदर डबल होंगे। क्या मैं कहूं इन दोनों क्रोमेटिड में, यानी क्रोमोसोम के पार्ट को क्रोमेटिड कहा जाता है, इनके अंदर डीएनए एक जैसा है, तो ये क्रोमेटिड सिस्टर कहलाएंगी। क्या मैं कहूं कि होमोलॉगस पेयरिंग अकर इन मियोसिस? हाँ बिल्कुल संजना बाबा, ऐसा ही है।
वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। माइटोसिस में होमोलॉगस पेयरिंग नहीं होती। होमोलॉगस पेयरिंग मतलब एक जैसे क्रोमोसोम ऐसे पेयर बना ले, ये होमोलॉगस पेयरिंग है। वहां पे नहीं थी, वहां पे अकेले क्रोमोसोम को आधा उधर आधा इधर, आधा 46 आधे इधर आधे उधर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक माँ वाला क्रोमोसोम एक बाप वाला क्रोमोसोम, एक को इधर भेजा जाएगा दूसरे को उधर। जैसे एक को इधर भेजा गया इसको, तो इस वाले को इधर भेजा जाएगा। तो एक पेयर में से एक उधर एक इधर, तो पेयर कितने हैं 23। तो 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, 23 इधर हो जाएंगे। बट मसला क्या होगा, इसके अंदर डीएनए कितने होंगे ये कमेंट में आप बताएंगे। एक डीएनए होगा या 2 डीएनए होंगे? 2 डीएनए होंगे, इसलिए इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। एक डीएनए इसका उधर, एक डीएनए इसका इधर। क्या मैं कहूं माइटोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह है, इधर से तोड़ा जाएगा क्रोमोसोम को धागे बना के ऐसे पकड़ के, आधा डीएनए इधर आधा उधर। 23 के अंदर क्रोमोसोम के अंदर 23 इधर 23 होंगे, बट एक डीएनए इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। क्या मैं कहूं जैसा डीएनए इधर जैसा इधर, एक कॉपी इधर एक कॉपी उधर, बस। तो क्या मैं कहूं यहाँ पे डीएनए का वैल्यू 4C डीएनए वैल्यू है? क्या मैं कहूं यहाँ पे 2C डीएनए का वैल्यू है? क्या मैं कहूं यहाँ पे 1C डीएनए का वैल्यू है? बस बचो छा, एॾा होशियार हो माशाल्लाह, अल्लाह से तव्हांजे अकुल में अञा इजाफो करे। ॿुधो सुन ले भाई, तो ये वही सेल है जो डिवाइड नहीं कर रहा था, वर्किंग सेल है, बट इसको ऑर्डर मिल गया। कौन सा ऑर्डर मिल गया कि भाई यू हैव टू डिवाइड। तो सबसे पहले इसने क्या किया, रेप्लिकेट किया, अपने डीएनए को डबल किया। डीएनए डबल हो गया, ये एक डीएनए ये उसकी कॉपी, ये एक डीएनए ये उसकी कॉपी। अब ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे दुबले पतले में से, पतले में से मोटे हो जाएंगे, जिनको हम कहेंगे क्या, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये मियोसिस 1 का कहलाएगा प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1 होगा, फिर एनाफेज 1 होगा, फिर टीलोफेज 1 होगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 में आप अगर आगे चल के पढ़ेंगे ना कि मियोसिस जो है, मियोसिस 1 उसमें एक होती है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 1 होती है मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 मतलब एक सेल डिवाइड करके 2 बना ले, ठीक है, 2 सेल बना ले। मियोसिस 2 का मतलब क्या है, 2 सेल में से 4 बन जाएं। तो मियोसिस 2 का अगेन कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 होता है। मियोसिस 1 के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। तो बहरहाल वापस चले आए असली बात पर कि क्या मैं कहूं, ये एक पेयर मैंने बनाया है, हालांकि ऐसे 23 पेयर हैं। वेरी गुड। तो मैंने एक पेयर बनाया है, और पेयरिंग को हम होमोलॉगस पेयरिंग कहते हैं, साइनेप्सिस भी कहते हैं। क्रोमोसोम जब पेयर बनाएंगे तो साइनेप्सिस यानी क्रोमोसोम का पेयरिंग करना। और अगर मैं बात करूं कि पेयरिंग कहाँ पे होती है, तो प्रोफेज 1 में होती है। प्रोफेज 1 के अंदर फर्दर स्टेजेस होती हैं बहुत सारी। एक को कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये नहीं पढ़नी, डिटेल में नहीं जाना, बस सिंपल बता रहा हूं। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिन से, मतलब कंडेंसेशन होती है। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। पिकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, जो पिकाइटीन, बस ये बात बतानी थी। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 के पिकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद पेयरिंग को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो डिप्लोटीन में डिसाइनेप्सिस होती है, मतलब अनपेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे। सुन ले भाई, प्रोफेज 1 लार्जेस्ट स्टेज होती है, पहले होता था पुराने सिलेबस में, अब नहीं है। अब मजेदार बातें शुरू हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जीन है कैपिटल V, ये जीन है कैपिटल V, और ये कैपिटल B, कैपिटल V, कैपिटल B, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, तो क्या मैंने ये गलत बनाए हैं क्रोमोसोम? सही बनाए हैं। क्यों? इसका और इसका डीएनए एक जैसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड क्या हैं,
सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों आपस में क्या हैं, ये भी सिस्टर हैं। क्या ये दोनों आपस में सिस्टर हैं? इनको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर। क्या मैं कहूं, ये दो क्रोमेटिड अगर बाप वाली हैं तो ये दो माँ वाली हैं, या ये दो अगर बाप की हैं तो ये दो माँ वाली हैं। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताएं कि क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या है। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है, उन पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उन पर जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होना, और कितनी एक्सचेंज होना, इक्वल। यानी अगर इधर से दो जीन उधर जा रहे हैं, इससे दो जीन इधर जा रहे हैं, तो यहां से भी दो इधर आएंगे। अगर यहां से एक जीन जा रहा है तो इधर से भी एक आएगा। अगर यहां से 10 जाएंगे तो इधर से भी 10 आएंगे। तो इक्वल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज सेड टू बी एज, मां और बाप के होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर एक्सचेंज होना इक्वल इज सेड टू बी एज क्रॉसिंग ओवर। तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि भाई अगर मेरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी है, तो यहाँ पे भी स्मॉल बी और स्मॉल बी है। अगर मैं कहूं यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी है, तो यहाँ पे भी कैपिटल बी और, सही बनाया है मैंने। और क्या मैंने यहाँ पे सही बनाया है, स्मॉल बी और जो है या स्मॉल बी और कैपिटल बी ये भी सही बनाया है। यहाँ पे मैंने दो जीन बनाए हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे दो 4 बनाए हैं, सही बनाया है मैंने। डीएनए रिप्लिकेट हुआ है या जीन भी डबल हुए हैं? जीन भी डबल हुए हैं, क्रोमेटिन भी डबल हुए हैं। वेरी गुड। तो क्या मैं कहूं अगर ये वाला क्रोमोसोम ये है तो यहाँ पे जीन है कैपिटल बी, तो यहाँ पे भी कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी ये, और स्मॉल बी, यहां तक क्लियर। तो अगर मैं कहूं ये क्रोमोसोम इधर गया, मतलब कैपिटल बी इधर चले गए, स्मॉल बी इधर चले गए। गलत बना रहा हूं, सही बना रहा हूं, बिना क्रॉसिंग ओवर के बात कर रहा हूं। पहले फिर क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, फिर बात समझ आएगी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। अगर मैं कहूं ये कैपिटल बी, यहां से एक कैपिटल बी इधर जाएगा, एक कैपिटल बी इधर जाएगा, एक स्मॉल बी इधर जाएगा, एक स्मॉल बी इधर जाएगा। किसने कहा मैंने गलत का पढ़ाया है कोई नहीं? कोई नहीं है, क्योंकि मैंने सही पढ़ाया है। ठीक है भाई। तो अगर अब मैं पूछ लूं सवाल आपसे के यहां पे था, गौर से कैपिटल बी और कैपिटल बी ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, हाँ या ना? स्मॉल बी और स्मॉल बी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, हाँ या ना? हाँ। तो अगर कैपिटल वी इधर चला जाए और स्मॉल वी इधर चला आए, तो यहां पे था कैपिटल बी और साथ था कैपिटल वी, बट अब ये यहां पे नहीं रहा, क्योंकि कैपिटल बी इधर वाला कैपिटल बी चला गया इधर, और इधर वाला स्मॉल बी चला आया इधर, और ये स्मॉल बी इधर। तो लिंकेज किसकी टूटी, सवाल पूछ रहा हूं, लिंकेज किसकी टूटी सवाल पूछ रहा हूं। बस पूछे, देखें कैपिटल बी और कैपिटल वी की लिंकेज टूटी, हाँ या ना? अगर ऐसा होता कि दो जीन ट्रांसफर होते, ये 98 जीन ये हैं और 2 जीन ये हैं, और ये जो है ये क्या होता, ऐसे होता, कैसे होता, देखिए ना, ऐसे होता। सपोज करें ऐसे होता कि यहां से जो स्मॉल बी और स्मॉल बी आ जाता है, और कैपिटल बी और जो है वो कैपिटल बी और कैपिटल वी उधर चले जाते। तो मुझे बताएं, अब क्रॉसिंग ओवर तो हुई, बी और वी की लिंकेज टूटी है या नहीं, साथ चले गए? 2 सवाल पूछ रहा हूं। कैपिटल बी और कैपिटल वी की आपस में लिंकेज टूटी, या बाकी 98 जीन से वो 2 अलग हो गए? बाकी 98, ये 100 जीन, ये 99, 98, 97, 96, 95, 93, 94, 93 1 तक,
ये दो जीन दो के दो चले गए, तो क्या उन दोनों के बीच लिंकेज टूटी या उन दोनों की बाकी 98 जीन से लिंकेज टूटी? बाकी 98 से, उन दोनों की आपस में जीन लिंकेज नहीं टूटी। तो सवाल पूछूं, सवाल मेरा ये है कि 100 जगह हैं, 100 जगह, 100 पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स हैं, 10,000, 1000, बस 1000 से ज्यादा ना करें, मैक्सिमम 4000 जीन होते हैं। 4000 जीन है, मतलब 4000 पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्या जरूरी है, क्या 100% चांसेस हैं ए और बी के बीच ये जो एक पॉइंट है यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो? इसके चांसेस कितने हैं? 100% या मिनिमम? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। तो क्रॉसिंग ओवर कहीं और भी तो हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ए और बी दोनों साथ क्रॉसिंग ओवर में चले जाएं, उनके बीच से क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर में दोनों चले जाएं। तो मुझे बताएं, जो जीन आपस में क्लोज होंगे, जो जीन आपस में क्लोज होंगे, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस मिनिमम है, तो मतलब उनकी लिंकेज स्ट्रांग है। तो जो जीन एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे, उनके बीच जो लिंकेज होगी वो स्ट्रांग होगी, उसे हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। और जो जीन जितने दूर होंगे, उनकी लिंकेज जो होगी वो वीक होगी। जो दूर होंगे, जो दूर होंगे, ज्यादा द डिस्टेंस वीक द लिंकेज, मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सही कह रहा हूं? वीक लिंकेज या इनको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, या इनको हम पार्शियल लिंकेज कहेंगे। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, और स्ट्रांग जीन में क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज है वो मिनिमम है। अगर मैं सवाल पूछ लूं जो पूछ रहा था, अब मुझे बताएं, अगर गेमेट बन जाए 4, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 गेमेट बने, तो एक गेमेट में आएगा ये वाला, जो लेके आएगा कौन से जीन, कौन से जीन भाई? कैपिटल वी और कैपिटल बी, स्मॉल वी और स्मॉल बी। यहाँ पे आएगा ये वाला, तो कैपिटल वी और कैपिटल बी। अगर इसमें ये जाएगा तो स्मॉल वी और स्मॉल बी। बट ये वाला जो गेमेट बनेगा स्मॉल वी और कैपिटल बी, कि ये वाला बनेगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब सवाल बताएं मुझे, सवाल बताएं, अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो ये 4 टाइप के गेमेट बनते या सिर्फ 2 टाइप के बनते, ये वाला और ये वाला, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल बी, ऐसे बनते गेमेट, है ना? ऐसे बनते ये वाले, ये एक ये गेमेट, एक ये गेमेट, एक ये गेमेट, एक ये गेमेट। भाई ये 2 हैं बट हैं तो एक जैसे ना, ये 2 हैं बट हैं तो एक जैसे ना। तो ऐसे गेमेट बनते अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर हुई है तो ये गेमेट जो बने हैं ये ड्यू टू ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से गेमेट बने हैं, इनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप गेमेट। रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बाइन होना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। समझ आ रही है? तो रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो गेमेट बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं? क्रॉसिंग ओवर। नॉन पेरेंटल टाइप भी कह सकते हैं। वेरी गुड, कितने टैलेंटेड हैं। नॉन पेरेंटल टाइप भी कह सकते हैं। क्या मैं कहूं, लिंकेज दुश्मन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की और क्रॉसिंग ओवर दोस्त इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। क्रॉसिंग ओवर अगर भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो भी गेमेट ऐसे बनते हैं ना, कैपिटल बी, कैपिटल वी, कैपिटल बी, स्मॉल वी, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल वी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, है ना? 4 टाइप के गेमेट बनते हैं। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के गेमेट बनते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी बनते हैं। तो क्या मैं कहूं क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भाई डायरेक्ट रिलेशन। बट सुने, बड़ी मजेदार बात है। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इनका नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेंट टाइप गेमेट का नंबर डिपेंड करेगा कितनी परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर हुई है। 40 क्रॉसिंग ओवर तो ऐसे थोड़े गेमेट बनेंगे, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर तो ऐसे गेमेट ज्यादा बनेंगे। तो वीक द लिंकेज, मोर द रिकॉम्बिनेंट टाइप के गेमेट, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग द लिंकेज, लीस्ट द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप के गेमेट, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेंट टाइप की, जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेंट टाइप की, वो इंक्रीज होगी
अगर लिंकेज वीक होगी तो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की परसेंटेज कहूं या रेशो कहूं या फ्रीक्वेंसी कहूं, बात है कि ये अलग अलग अल्फाज है। ये डिक्रीज होगी अगर लिंकेज स्ट्रांग है, ये इंक्रीज होगी अगर लिंकेज वीक है। मोर द क्रॉसिंग ओवर वीक द लिंकेज, मोर द रिकॉम्बिनेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी, मोर द परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट टाइप की। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर सवाल आ गया, अगर पूछूं 9:3:3:1 आया है डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या लिंकेज है? आप कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर पूछूं डायहाइब्रिड का रेशियो आए 3:1, तो ये क्या है? आप कहेंगे लिंकेज है। अगर कहूं टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आए तो क्या कहेंगे? लिंकेज है, लिंकेज टेस्ट क्रॉस है। अगर मैं कहूं 1:1:1:1 आए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का टेस्ट क्रॉस है। अगर मैं कहूं बड़ी मजेदार बात, मैं कहूं 3, पहले मुझे बताएं ये 3 पेरेंटल टाइप हैं या नहीं? हाँ पेरेंटल टाइप हैं, ये भी पेरेंटल टाइप हैं। तो लिंकेज में सारे के सारे क्या होते हैं? पेरेंटल टाइप। क्रॉसिंग ओवर में ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट टाइप। टेस्ट क्रॉस में ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप का रेशियो कितना होता है? 6/16। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं किसमें? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। बट अगर आपको ये रेशियो मिले 9:3:3:1, मतलब रिकॉम्बिनेंट इतने मिले, तो क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर हुई है एंड लिंकेज है वीक, या कहेंगे नहीं क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज नहीं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही उम्मीद थी आपसे कि आपने मुझे सही जवाब दे दिया। सुने भाई, बड़ी मजेदार, इससे भी बड़ी मजेदार ताकत वाली बात। 1 मिनट में चार्जिंग चेक करूं, मैं अपना चार्जर भूल आया हूं। स्लो चार्जर है ये वाले, जुगाड़ हो रहा है, चार्ज सही नहीं हो रही। स्टॉप रहे इतरो सुठो ना है। हाँ, असांजो दिमाग़ इहो बचो आहे। वयुमि हिकु मस्जिद में रस्ते ते हुई, उन में नमाज़ पढ़ियमि, चार्जर खणी हुनजे भित ते रखियमि। हाँ, जो वज़ू करे नमाज़ पढ़ी पोइ खणां थो, चार्जर उते भित ते छॾे आयुमि। बची वियो, मस्जिद ते रखियो हुयो, शायदि तॾहिं बची वियो। जुती त खणी वेंदा आहिनि, पर हले छो चार्जर छॾे विया? जुती कान, वधीक चार्जर कम जो हुयो। नेट स्लो थी, रिपीट करें, 100 दफा रिपीट करूंगा। सुने भाई, सुने, इत्मीनान से सुने, मजे से सुने। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भावना बाबा सुने। अगर मैं कह रहा हूं 3:1 है और 3 जो है यानी 75%, 1 जो है यानी 25%, क्या मॉर्गन ने को ये 4 प्लांट मिले थे, 3 और 1, या नहीं? 4 नहीं, 75% एक और 25% एक, रेशो कहें तो 3:1। हाँ, ये बात सही है, रेशो की बात हो रही है। 4 प्लांट नहीं है, 4 हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से ये, 1 हिस्सा ये। फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, रेशो। तो ये सारे के ये डोमिनेंट पेरेंट की तरह और ये रिसेसिव पेरेंट की तरह। अगर आपको 3:0, अब 3:1 का मतलब है 25%, 3 का मतलब है 75%, और अगर 3:0.9 मिले तो ये 1% कहलाएगा, या 1 का 90%, उस 1 का 90% यानी 25 का 90%। समझ आ रही है? और रेशो, पहले इसको इरेज करूं मैं, ठीक है? 0.10। अब अगर मैं कहूं ये कैसे हैं, आप कहेंगे पेरेंटल टाइप। पूछूं ये कहेंगे, आप कहेंगे पेरेंटल टाइप। अगर मैं पूछूं भला ये कैसे हैं, ये वाले, आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या मैं कहूं कि ये जो नए टाइप के बने हैं, ये रिसेसिव से चेंज होके बने हैं, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। अगर मैं कहूं दूसरा रेशो मिला है 3:0.8, रेशो 0.20
ठीक है, ये 3 रेशो 0.8 रेशो, ठीक है, ये मिले तो मतलब अब रिकॉम्बिनेंट टाइप पहले 1 का 10% थे, अब 1 का 20% हो गए। तो बताएं क्रॉसिंग ओवर केस 1 और केस 2 में से कहां पे ज्यादा हुई है? क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई है यहां पे। लिंकेज कहां पे वीक है? वीक है, यहां पे स्ट्रांग है। तो कैसे आपको पता लगेगा? कैसे आपको पता लगेगा रेशो से के लिंकेज है या क्रॉसिंग ओवर है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है? रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मिलते हैं या क्रॉसिंग ओवर से भी मिलते हैं? दोनों से मिलते हैं। फर्क क्या है? इनके अंदर जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिकॉम्बिनेंट टाइप का, और इनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है एंड लीस्ट रेशियो है। लीस्ट भी है, फिक्स भी नहीं है। अगर वो लीस्ट रेशियो थोड़ा बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर इतना रेशियो आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट टाइप क्रॉसिंग ओवर से बने, इसका मतलब कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर रेशियो 0.3 रेशियो 0.7 और 0.30 आ जाए तो रिकॉम्बिनेंट बढ़ गए, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, या रेशियो 0.8 रेशियो 0.20 या 3 रेशियो 0.9 रेशियो 0.10। इनकेस तीनों में कहां पे लिंकेज वीक है? 1 में। अच्छा, क्या जरूरी है 3 रेशियो 0.8 करें? ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये 3 ना रहे, ये 2.8 हो जाए, 2.8 हो जाए, फिर इससे भी तो रिकॉम्बिनेंट टाइप बन सकते हैं ना। समझ आ रही है? तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, एमसीक्यूज में ऐसा आता है बस। सुने भाई सुने, मोर द रिकॉम्बिनेंट मतलब मोर द क्रॉसिंग ओवर, मतलब वीक द लिंकेज, मोर द फ्रीक्वेंसी, है ना, मोर द वैरायटी। ये रेशियो याद रखना है? नहीं, जो याद रखना है वो ये रखना है। ये किसका रेशियो है? डायहाइब्रिड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये किसका रेशियो है? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, डायहाइब्रिड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टेस्ट क्रॉस का। ये रेशियो किसका है? ये रेशियो 2 है, या तो मोनोहाइब्रिड का है या तो लिंकेज के डायहाइब्रिड का है। अगर पूछे नहीं मोनोहाइब्रिड का नहीं, डायहाइब्रिड है, फिर कहेंगे लिंकेज है। और अगर कहे ये रेशियो किसका है, आप कहेंगे ये टेस्ट क्रॉस का है, मोनोहाइब्रिड का। अगर कहे नहीं मोनोहाइब्रिड का नहीं, डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, फिर आप कहेंगे डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर लिंकेज है, तभी ये 1:1 मिला है। ये बातें याद रखनी है 4। और 5वीं बात याद रखनी है ये वाली, ये वाली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये वाली। ये याद नहीं रखने, बस इन पे फोकस होना चाहिए। ये पूछेगा कि ये जो है क्या इंडिकेट करता है और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये पूछेगा। अब तक कुछ समझ आया? कुछ या सब कुछ? सब कुछ। वेरी गुड, जीनियस बच्चे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई अभी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेक्स की डिटर्मिनेशन, यानी जेंडर को डिटरमाइन करना, शो करना। तो ह्यूमन के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्स की डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ेंगे, और कुछ जो है ग्रास होपर के अंदर पढ़ेंगे। ग्रास होपर एक इंसेक्ट है, और प्रोटीनर बग भी एक इंसेक्ट है, प्रोटीनर बग के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ बर्ड्स में पढ़ेंगे, और मॉथ्स एक इंसेक्ट्स हैं उसमें पढ़ेंगे, मॉथ में, और फिशेस में पढ़ेंगे, कुछ इंसेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुने भाई, इंसान के अंदर क्रोमोसोम 46 हैं, ड्रोसोफिला के अंदर 8 हैं,
23 पेयर हैं और यहाँ पे 4 पेयर हैं। 4 पेयर में से 3 ऑटोसोम है, एक जो पेयर है वो 6 क्रोमोसोम है। जो 6 क्रोमोसोम है वो मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर होता है XX। ह्यूमन में भी ऐसा ही है कि 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक जो पेयर होता है वो 6 क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। उस एक पेयर में से जो मेल है उसमें 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर XY होता है, और जो फीमेल होती है 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर XX होता है। तो अगर मैं सवाल पूछूं, फीमेल अगर गेमेट बना ले तो गेमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 होंगे, बट उन 23 में से 22 ऑटोसोम होंगे, एक X होगा, 22 ऑटोसोम होंगे, एक X होगा। फीमेल के दोनों गेमेट एक जैसे होंगे और मेल के जो गेमेट होंगे 22 ऑटोसोम तो सेम होंगे, बट एक X होगा, एक गेमेट में Y होगा। अब बताएं, मेल और फीमेल के जो 2 गेमेट हैं उनमें से होमोगेमेट कौन है, हेटेरोगेमेट कौन है? फीमेल क्या है? होमोगेमेट। ड्रोसोफिला में भी फीमेल क्या है? होमोगेमेट। तो होमोगेमेट का एग, यानी ह्यूमन की फीमेल का एग या और ड्रोसोफिला की फीमेल का एग डिसाइड नहीं करेगा कि बच्चा कैसे बनेगा, ये गेमेट डिसाइड करेगा। मेल का गेमेट डिसाइड, अगर ये गेमेट फर्टिलाइज किया है फीमेल के गेमेट के साथ तो बच्चा पैदा होगा मेल, अगर इसने फर्टिलाइज किया तो बच्चा पैदा होगा फीमेल। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है जो कि, अच्छा एक और सवाल याद रखना है, ह्यूमन के अंदर X और Y XX, अगर एक X है और एक Y है तो जो मेल को बनाने वाले जो जीन है वो काम करेंगे और मेल बनेगा। अगर देखें भाई, X पर फीमेल वाले जीन भी तो है ना, अकेले X में फीमेल वाले जीन दब जाते हैं, काम नहीं करते। जब एक X हो और Y हो तो Y इज हावी डोमिनेंट ओवर द एक X, बट अगर 2 X हो जाएं तो वो फीमेल कैरेक्टर को बनाते हैं 100%। अगर 2 X के साथ Y आ जाए तो Y इनको दबाएगा और ये दब नहीं पाएंगे क्योंकि Y अकेले X को दबा देता है, 2 X को नहीं दबा देता। तो यहाँ पे मिक्स कैरेक्टर होंगे, ये जेंडर इसका जो है वो सही नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ये ट्रांसजेंडर होगा, ये 3rd जनरेशन होगी और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइनफेल्टर, क्लाइन KLINEFELTOR, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है, ये डिटेल में कल पढ़ाऊंगा मैं इनकी कि कैसे मेल बनता है, कैसे क्लाइनफेल्टर बनता है, कैसे जो है टर्नर सिंड्रोम बनती है, और ड्रोसोफिला में अगर एक XY हो जाए तो ये कैसे एक जो है क्या होगा और ये क्या होगा क्लाइनफेल्टर में, ड्रोसोफिला में ये कैसे जो है नॉर्मल मेल होगा, ये विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो भाई और ये जो है नॉर्मल फीमेल होगी, कैसे नॉर्मल फीमेल होगी, विल डिस्कस इन डिटेल ड्रोसोफिला में, कल की बात है ये। ग्रासहोपर में ऐसा है कि मेल जो है ग्रासहोपर और फीमेल जो ग्रासहोपर है, फीमेल के अंदर 24 क्रोमोसोम, मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम और एक X, Y है ही नहीं, 22 ऑटोसोम एक X, दूसरा भी X। तो अगर मेल गेमेट बनाएगा तो 11 ऑटोसोम एक X, एक में X होंगे, एक में X होगा ही नहीं। नल गेमेट, नलो गेमेट या नल गेमेट, नल मतलब ऐसा गेमेट जिसमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। तो यहां पे जो गेमेट बनेंगे 11 ऑटोसोम एक X, 11 ऑटोसोम एक X, तो दोनों गेमेट 12-12 क्रोमोसोम वाले, मेल का एक 12 वाला एक 11 वाला। तो मेल का गेमेट अगर 11 वाला फर्टिलाइज करता है तो मेल बच्चा पैदा होगा, 11 12 23। अगर इससे फर्टिलाइज हो रही है तो ये 24 वाला बच्चा जो है वो फीमेल बच्चा होगा। तो मेल और फीमेल बनने के चांसेस 50-50 हैं, मेल और फीमेल के बनने के चांसेस 50-50 हैं, बट डिटरमाइन कर रहा है फ्रॉम द मेल साइड, क्योंकि मेल इज हेटेरोगेमेटिक। बट इन केस ऑफ बर्ड्स, क्या जितने भी बर्ड्स हैं सबका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है? नहीं भाई, जैसे सारे मैमल का सेम नहीं है, ऐसे बर्ड्स का सेम नहीं होता। तो सारे फिशेस का क्रोमोसोम का नंबर सेम, बट सेम नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं है, बट जो 6 क्रोमोसोम है इन सब में सेम है, 2 6 क्रोमोसोम है सब में। और अजीब बात है कि मेल के अंदर यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो फीमेल के 6 क्रोमोसोम को ZW
और मेल के सेक्स क्रोमोसोम को ZZ। XX क्यों नहीं कहा होमोलॉगस है? तो अगर मैं X कहता तो आपका ख्याल कहां जाता कि सर ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं ये ह्यूमन की पढ़ा रहे हैं और ह्यूमन के फीमेल की बात हो रही है। तो हम सब का ये डाउट हो जाता, इसीलिए बुक वाले ने, साइंटिस्ट ने क्या किया है, मेल के होमोलॉगस क्रोमोसोम को डिटरमाइन X की जगह ZZ से किया है। तो यहां पे मेल इज अ होमोगेमेट, यहां पे फीमेल इज अ हेट्रोगेमेट। Z वाला फर्टिलाइज करेगा Z वाले के साथ तो मेल पैदा होगा। अगर W वाला इनमें से किसी से के साथ फर्टिलाइज करेगा तो यहां पे डिसाइड कौन कर रहा है, मेल होगा बच्चा या फीमेल? फीमेल का गेमेट। एक इज अ जेंडर डिसाइडर, फीमेल इज अ जेंडर डिसाइडर, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलवेज हेट्रोगेमेटिक पेरेंट डिसाइड करेगा जेंडर। बिल्कुल कुल मिला के ऐसी बात है जो आपने कही साइमा। फीमेल्स डिटर्मिनेशन आइदर मेल और फीमेल, नॉट मेल इन बर्ड्स। सर इहो लेक्चर हाणे अपलोड करे छॾिजो। हाज़िर बाबा, मां कोशिशि कयां थो त हाणे अपलोड कयां थो। बीहो त मां हिन लेक्चर खे भला ॾिसां त रिकॉर्ड थियो।